सो हमने एक पढ़ना था सऊदी अरब ईरान रिप्रोचमेंट, ठीक। मैंने आपको कहा कि दिस इज अ हॉट टॉपिक। इसका मैंने जो सीक्वेंस, ये वो वाली स्लाइड है तो पहले मैं किसी और को दे चुका हूँ, जो आपके लिए बनाई थी सिमिलर लाइंस पे थी, थोड़ी सी बेहतर ऑर्गेनाइज्ड है, आपको मिलेंगी, आपको वो भी पता चल जाएगा। मुझे कहीं मेरे फोन में पड़ी थी तो मैंने इनको भोग लिया, लेकिन तकरीबन सिमिलर, एक ही चीज है। सबसे पहले डू यू सी, सबको नजर आ रहा है? अच्छा, so this is the Middle East. तो अपनी पहले ओरिएंटेशन करें, ये क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ईरान की एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, ईरान पाकिस्तान को किससे कनेक्ट कर रहा है? टर्की से, ठीक है। तो जो आरसीओ की बेसिस है ना, वो भी यही है। एक और प्रोजेक्ट की बेसिस ये है, जो पाकिस्तान से स्टार्ट हुई एक रेलवेज ईरान के थ्रू टर्की जाती है, 9 दिन में एक्सपोर्ट्स का आपके गुड्स उधर ले जाती है। एंड अगर आपने बीच में टनल्स बना दी तो वो 9 दिन और कट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक वो रेलवे ट्रैक भी है। तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, यूएई, ओमान, यमन, ये बेसिकली हमारा, इस सारे को हम कहते हैं मिडिल ईस्ट। जीसीसी समझते हैं? Do you know what GCC is? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, नाम सुना? सो जो GCC है वो भी इधर ही है, मिडिल ईस्ट में कंसंट्रेटेड है। बेसिकली दिस शुड बी टाइटल्ड सऊदी अरब इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। सऊदी अरब की इन्फ्लुएंस है, दिस इज सऊदी अरेबिया। यहाँ नीचे कौन सा मुल्क होना चाहिए? यमन, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मुल्क ममालिक मिलके एक कॉपरेशन काउंसिल बनाते हैं, जीसीसी। पिछले कुछ अरसे इन्होंने एक मुल्क को बाहर निकाल दिया था, कतर, क्योंकि इनकी थोड़ी लड़ाई थी, एक चैनल पे लड़ाई थी। चैनल का नाम पता है? अल जजीरा। आपको, आप लोगों को आंसर्स पता होते हैं? आप लोग बहुत स्पेकुलेटिव होकर बोल रहे हो। अल जजीरा, एक इनकी लड़ाई थी कतर के स्टैंड ऑन ह्यूमन राइट वायलेशंस पे। एक और लड़ाई थी, सऊदी अरब कहता था कि कतर इज द ओनली मेंबर ऑफ जीसीसी व्हिच हैज गुड रिलेशंस विद ईरान एंड बोथ, ठीक, ईरान से। सो इसलिए कुछ हमारी फ्रिक्शंस थी। दिस इज इरानियन इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट। सो ये इसकी की क्या है? जो येलो कंट्रीज हैं दे आर न्यूट्रल, जो पर्पल है वो अलाइंड है, जो ब्लू है वो है टिल्टिंग टुवर्ड्स। जहां डॉट्स लगे हैं वो हाई है, जहां लाइंस है वो मीडियम है, जहां डॉट्स है वो लो है, जहां इस तरह वेब बना है वो हाई है, जैसे ये वेब बना है, ठीक है। सो येलो पाकिस्तान, अफगानिस्तान को आप कह सकते हैं न्यूट्रलिटी की तरफ, ठीक। ईरान ग्रीन हो गया, सऊदी अरब ये हो गया। पर्पल अलाइंड विद, ये पर्पल क्या है? ब्लू इराक और जो लेबनान है, दिस इज टिल्टिंग टुवर्ड्स किसके? ईरान। यहाँ भी ये पर्पल वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है? ये यमन का। यमन का कौन सा एरिया? जो हूती पार्टी वाला, ठीक है। सो इस तरह ये आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि these colors show you कि there's divisions within the Middle East, ठीक है। तो हम इनको मजीद देखते हैं। सिमिलरली इस मैप को देख के परेशान नहीं होना, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो ईरानी प्रॉक्सीज है ना रीजन में, उन सब की एक मैप दे दिया, ये उनके नाम है। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द पैलेस्टाइन इजराइल रीजन। इसके अंदर पैलेस्टाइन इजराइल रीजन में सबसे फेमस ईरानियन प्रॉक्सी कौन सी है दैट यू नो? ठीक है। लेबनान में कौन सी है? हमास किधर है? अगर हिजबुल्लाह इधर है, अगर हिजबुल्लाह पैलेस्टाइन में तो हमास है। तो फिलिस्तीन में 2 एरियाज हैं, एक है गाजा स्ट्रिप, एक है वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप किसके अंदर है? हमास के। एंड हमास को जो हमास रॉकेट्स मारते हैं इजराइल पे, वो कौन देता है? ईरान, ठीक। सिमिलरली लेबनान, पैलेस्टाइन के ऊपर कौन सा मुल्क है? इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कौन सा है? लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, ठीक है। इट इज आल्सो एन इरानियन प्रॉक्सी। सीरिया के अंदर जो सीरिया का प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है?
Bashar al-Assad is supported by Iran. Recently, Syria has been invited back into an organization. Do you know what उसका नाम क्या है? Arabs League. ठीक है? So now this is also due to this recruitment. उससे पहले it was not possible कि Iranian backed Bashar al-Assad comes and sits back with Mohammed bin Salman. ठीक है? So now it is possible. Syria, Jordan neutral है. Iraq बात करते हैं. यमन आपको हूती रेबल इधर आ गए, उनकी सऊदी अरब बैक गवर्नमेंट इधर आ गई. ओमान न्यूट्रल, बहरीन, ये सारे थिएटर्स का हम अभी डिस्कस करते हैं. इनमें जो रिस्पेक्टिव प्रॉक्सीज है ना, मैंने उनके नाम डाल दिए. पाकिस्तान में ईरान की भी प्रॉक्सी है? किसी ने ज़ैनबियन बोला है? किसने? एक्सेलेंट. ज़ैनबियन ब्रिगेड पाकिस्तान के अंदर है, जो कि एथनिकली हजारा पश्तो बलोच इनको लेती है एंड देन इनको लेके जाती है कहाँ लड़ने के लिए? ईरान में तो लड़ने के लिए नहीं, इराक. मैंने और प्रॉक्सी डाल दी इधर आपके लिए मजीद. अंसारुल्लाह, ये सारे प्रॉक्सीज के नाम है, ये आपके लिए रेफरेंसिंग के लिए हैं. आप में से जो जरा और अपना लेवल ऊपर लेके जाना चाहते वो इन्हें याद कर लेगा. जो उससे भी लेवल ऊपर लेके जाना चाहते वो ये मैप बनाना सीखे, मिडिल ईस्ट का मैप बनाना सीखे. ठीक है? एंड जो जरा मेरी तरह का रहना चाहते हैं वो चुप करके बस कहे कि प्रॉक्सीज हैं ईरान की इस रीजन के अंदर, ये फलाना फलाना बात. तो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ सऊदी ईरान रिलेशंस. नजर आ रही है? मैडम पढ़े. Timeline of Saudi-Iran relations. Relations largely normalized under Shah of Iran. So दो ईरान और सऊदी अरब के रिलेशंस के अंदर ना दो टाइम है. बस एक ये डेट आपने याद है. 1979 में क्या हुआ था? इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान. पढ़ना स्टार्ट करना. 1979 से पहले क्या था? ईरान में डेमोक्रेसी थी. क्या था? मोनार्की थी. इनके मोनार्क का नाम क्या था? रजा शाह पहलवी. उसको कहते थे शाह ऑफ ईरान. ठीक है? So under Shah of Iran, the relations were largely normalized. आगे. Both part of Nixon two-pillar strategy to explore and. So Nixon ने एक two-pillar strategy बनाई. Middle East historically has been a volatile region. Nixon ने एक two-pillar strategy बनाई. उसने कहा हमारे two pillars हैं stability के इस region में. वो दो pillar कौन थे? ईरान and Kingdom of Saudi Arabia. ठीक है? आगे. Iranian Revolution 1979. Okay. Revolution changes KSA outlook of Iran. कैसे क्या है? आगे. कतीफ कातिफ जो मर्जी पढ़ना. Katief of 1918. In KSA. So this is कतीफ सऊदी अरब में. मैं अब आगे बताता हूँ, इसको हम जाते हैं. Iran Iraq War 1982-1988. ये ईरान इराक वॉर हुई. ईरान के ऊपर किसने वॉर की? इराक ने ईरान पे की. इराक इनिशिएटेड इट एंड देन इसको 8 साल 9 years वॉर भी कहते हैं. कुछ लोग इससे 11 years वॉर भी कहते हैं, क्योंकि some people consider it to go on for 11 years. लेकिन ये वॉर हुई एंड इस वॉर के अंदर किंगडम ऑफ सऊदी अरब वाज बैकिंग होम, not openly, not covertly, but overtly. आगे. Competition intensifies after Arab Spring 2011. How many of you are familiar with this word? हाथ खड़े करो. How many of you are familiar with this word? Only two. Rest do not know what Arab Spring is. Explain कर दूं? So Arab Spring क्या थी? 2011 में टूनिसिया में एक था वेंडर, रेडी वाला. एंड उस रेडी वाले को किसी हुकूमती बिल्डिंग के बाहर से उन्होंने कहा कि यार इधर से तितर-बितर हो जाओ, जैसे इधर आप करते हैं, इधर से इधर हटो. एंड उसका जब कार्ट उन्होंने सीज किया तो रेडी वाले ने कहा कि यार ये तो ऐसा ऑप्रेसिव जगह है. उसने अपने आप को चौक में खड़े होकर आग लगा दी. उसने जब अपने आप को चौक में खड़े होकर आग लगाई, उसने कहा कि दिस सिस्टम हैज बीन ऑप्रेसिव, एक्सट्रैक्टिव. मोहम्मद अली बू अजीजी के अंडर ये सिस्टम चल रहा था. मोहम्मद बिन अली, बू अजीजी ने, मोहम्मद बिन अली टूनिसिया का जो लीडर था उस टाइम पर. उसने कहा कि मैंने उसके खिलाफ लार्ज स्केल रिवॉल्ट्स और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए. एंड देन मोहम्मद बिन अली गेट्स आउस्टेड फ्रॉम टूनिसिया. उसकी देखा देखी बाकी अरब ममालिक के अंदर भी, जहां लॉन्ग स्टैंडिंग मोनार्कीज थी, बड़े बड़े अरसे की सल्तनतें चल रही थी या डिक्टेटरशिप थी, प्रोटेस्ट शुरू हुए. इजिप्ट में एक
प्रोटेस्ट शुरू हुआ है जिसके अंदर बड़ा फेमस स्लोगन था, गो हुस्नी गो मुबारक गो हुस्नी गो। पाकिस्तान के एक लीडर ने उसको उठाया, उसने उठा के इधर डाल दिया, चिपका दिया, उसने कहा गो नवाज गो। याद वो अरब स्प्रिंग से आया, ठीक है, गो हुस्नी मुबारक वन, उसकी जगह मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत आ गई, मोहम्मद बिन मुर्सी, वो जो आपका पहला हाफिज था, द ओरिजिनल हाफिज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। सिमिलरली उसके बाद सीरिया के अंदर शुरू हुआ, जहां से सीरियन सिविल वॉर शुरू हुई कि बशार अल असाद के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शुरू हुए कि एक स्कूल में बच्चों ने बशार अल असाद के खिलाफ कोई ग्राफिटी बनाई, तो इन्होंने सारे बच्चों को डाले के अंदर और ये बच्चों को उठा के ले गए, जिसके पीछे वो पूरा नेबरहुड इरप्ट हो गया एंड एक सिविल वॉर शुरू हो गई। यमन में शुरू हुई, हाँ यमन में शुरू हुई। ये सारी चीजों को जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट थे, प्रो ह्यूमन राइट प्रोटेस्ट थे, प्रो गवर्नेंस प्रोटेस्ट थे, एंटी मोनार्की, एंटी डिक्टेटरशिप, एंटी अथॉरिटेरियन रिजीम्स, इन सबको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, अरब स्प्रिंग। ये 2011 ऑनवर्ड्स था, सऊदी अरब में हुए थे। चलो इसका कंपटीशन इंटेंसिफाइज आफ्टर अरब स्प्रिंग 2011। आगे Now, Saudi Arabia and Iran wire for requests in Syria, Iraq, Lebanon, and Yemen. आगे Yemen crisis brings wars closer to direct confrontation. ठीक है, फिर येमन क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ? How many of you raise your hands know about Yemen crisis? तो इस पे पूरा हम एक लेक्चर करेंगे, पूरा एक लेक्चर करेंगे। 2012-13 की बात है येमन क्राइसिस के अंदर। आपको याद होगा कि हमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था इसमें, तो हमारे उस टाइम के लीडर्स क्लियरली ना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने पहली दफा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को सामने रखा और उन्होंने कहा जी पार्लियामान जो कहेगी हम वो करेंगे। एंड पार्लियामान ने फिर डिक्लाइन कर दिया था कि वी विल नॉट ज्वाइन दिस वॉर। आगे 2016 complete breakdown in diplomatic ties. ईरान एंड सऊदी अरब। JCPOA signature and ratification. क्या है JCPOA? ईरान की जो न्यूक्लियर डील है, उन्होंने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की कि हम अपनी न्यूक्लियर जो रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन सेंट्रीफ्यूज डेवलपमेंट उसको विद इन सर्टेन गाइडलाइंस रखेंगे जो ये डील देगी। आगे Abraham Accords designed to. How many of you know about Abraham Accords? Only 4-5. So बाकियों को नहीं पता है, बाकी बस too lazy हाथ खड़ा करने के। No issue at all. हम एक लेवल पे बिल्कुल सही है। So Abraham Accords क्या थे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तो सबको पता है कि नहीं पता। So डोनाल्ड ट्रंप भाई was one of the most pro-Jewish US presidents जो रहे, pro-Israel US presidents जो यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री में रहे। उनका जो दामाद है इज अ जू, एंड वो उस दामाद ने मिडिल ईस्ट के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं उनकी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन करा कि हम आज से आपको एज अ मुल्क एक्सेप्ट करते हैं एंड डिप्लोमेटिक टाइज रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर नहीं क्या, उनको एस्टैब्लिश करते हैं। रीस्टोर तो पहले अगर होता तो तब उनको एस्टैब्लिश कर लेते हैं आपस में। इसके अंदर कुछ ममालिक आ जाते हैं। ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस विद यूएई के बाद जॉर्डन बहुत पहले कर चुका है, जॉर्डन 1980s में कर चुका है, तुर्की भी बहुत पहले कर चुका है, 1950s-60s में कर चुका है। ये यूएई, फिर सूडान, इसके अलावा बहरीन एंड एक चौथा मुल्क है कि नहीं है, फिलहाल 3। इनके साथ ये हुए इनके अकॉर्ड्स, नॉर्मलाइजेशन डील्स, एंड ये सऊदी अरब की टेसिट अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। यूएई जब भी कोई काम कर रहा है उसमें सऊदी मंशा शामिल है तो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके आपस में एग्रीमेंट साइन हुआ। इन्होंने इसको नाम क्या दिया, अब्राहम अकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि वो मुश्तरका हमारे एंसेस्टर हैं। यहूदी एंड मुसलमान अपने आप की एक लिनियज कहां तक ट्रेस कर सकते हैं, हजरत इब्राहिम तक। उनका एक बेटा इस्माइल, एक बेटा इसहाक, इसहाक से क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, जुडेओ क्रिश्चियन आगे ऑफस्प्रिंग, एंड मुस्लिम्स कहां से है, सोनाकर जी ये मिल गए हैं अब्राहम अकॉर्ड्स। सही है, ये क्लियर है? एक मिनट है,
many people feel that Abraham Accords were designed to isolate Iran. Why? Because I told you Iran का number one enemy कौन है इस वक्त? Not Saudi Arabia, Israel. And Israel says that the most biggest existential threat to Israel is Iran. So they were कि भाई अगर आप region में Israel को ले आते हैं as a leveler to Iran's influence in Middle East, तो फायदा किसको है? सऊदी अरब को। फायदा दोबारा अगर आप रीजन में इजराइल को खड़ा करते हैं एज इन अपोजिशन टू ईरान की इन्फ्लुएंस को अंडरकट करने के लिए, तो फायदा किसको है? आगे तो ये चाइना ने ये सारी चीजें जो यूएस की, इजराइल की, सऊदी अरब की, हम सारे फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट की जितनी भी सोच थी उसको एक दिन में, वो कहते हैं ना वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए। वो मीम देखी हुई है, तो चाइना ने अचानक हालात बदल दिए, दुनिया बदल दी उसने, कि जब उसने दोनों की रिप्रोचमेंट कर दी। और रिप्रोचमेंट उसने क्या की? उसने सिर्फ इन दोनों को इस इधर ले आया, इस स्टेज से इस स्टेज पे ले आया। मैंने बताया 2016 में उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को क्या कर दिया? चाइना ने क्या कहा कि एक टाइमलाइन रखते हैं कि 1 महीने बाद में अपना एम्बेसडर भेज देंगे हम अपोजिंग कंट्रीज में, डिप्लोमेटिक टाइज को री एस्टैब्लिश करते हैं। तो उसने कोई रिश्ता नहीं करा दिया दोनों का, उसने बेसिकली बस उनके डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टार्ट, तो प्री 2016 एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी उसने मिडल ईस्ट में। अभी भी जो टेंशन है, जो मसले हैं, वो उधर ही हैं, बट वी आर बैक एट अ लेवल वेयर वी एक्सेप्ट ईच अदर्स डिप्लोमेटिक spheres of influence. So Saudi Arabia and Iran competing for influence in the Middle East. Iran backs Shia groups in Iraq, backs Assad government in Syria, backs Hezbollah in Lebanon, and backs Hamas in West Bank. Okay? It backs Houthi rebels in Yemen. 5 जगह होगी। सऊदी अरब क्या करता है? Backs Hadi government in Yemen, जो उस टाइम की हादी गवर्नमेंट थी। अभी तो हादी साहब भी पीछे हो गए, अगेंस्ट द हूथी रेबल्स। वांट्स टाइज विद द इराक की जो गवर्नमेंट है उसके साथ अच्छे टाइज बनाना चाहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। बैक्स एंटी असाद रेबल्स इन सीरिया। एंटी असाद रेबल्स में एक बड़ा फेमस एथनिक ग्रुप भी है जिसका आपने नाम सुना होगा, कुर्द्स का नाम सुने? ईरानी रेवोल्यूशन आप लोगों ने देखी थी जब ये सारा हुआ था, लाइफ, liberty, women, life, freedom. How many of you followed the Irani revolution जिसमें एक खातून को हिजाब के ऊपर मर गई पुलिस कस्टडी में, एंड फिर आग लग गई थी ईरान में? नहीं फॉलो की? बड़े आप लोग तो कौन से है ना सर, बड़ी शर्म की बात है। चले इस पे भी हम बात करेंगे। बैक्स एंटी असाद रेबल्स, उनमें एक ग्रुप कुर्द भी है, एंड कुर्द जो है वो बेसिकली एक एथनिक ग्रुप है जो 4 मुल्कों में डिवाइडेड, सीरिया, इराक, ईरान का भी जो वेस्ट है वो कुर्द है, एंड टर्की का साउथ कुर्द है। सो ईरान की अंदर की एक बहुत बड़ी एथनिक पॉपुलेशन है जो शिया ईरान से मुख्तलिफ नजरिया रखती है, जो प्रोग्रेसिव है ज्यादा शिया ईरान से, जो शिया ईरान की मॉरल वैल्यूज को मैच नहीं करते। उनको सीरिया में कौन सपोर्ट करता है? लिंक्स विद फॉर्मर पीएम साद हरीरी। लेबनान का एक पीएम है जिसने जाके सऊदी अरब में उम्रे पे गया और उसने जाके लेबनान की प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दिया। वो साद हरीरी इज अ बिग पार्ट ऑफ लेबनान पॉलिटिक्स। एंड पैलेस्टाइन में सऊदी अरब का क्या रोल है? कोई रोल है? सोचो, कोई रोल है? कुछ सऊदी अरब करता है पैलेस्टाइन में? लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा का बादशाह, नो रोल। No role is also a role. There's a reason क्यों इजराइल को मिनिमम ऑपोजिशन मिल रही है ग्लोबल वर्ल्ड पे, पैलेस्टाइन इशू को मिनिमम फ्रिक्शन मिल रही है, बिकॉज सऊदी अरब उसको नहीं उठा रहा। इसके ऊपर ओआईसी को भी क्रिटिसाइज किया, आपके अपने फॉरेन मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया था, शाह महमूद कुरैशी ने, जब आपको फिर आपके चीफ को जल्दी से जाके उन्हें बताना पड़ा कि नहीं गलती हुई थी, हमारे साढ़े मुंडे को गलती हो गई, माफ कर छोड़ो। हाँ, तो ये सारा आपके पास है।
Why did revolution trigger? अच्छा, so ये आपको समझ आ गई? So मैंने आपको बताया 1979 के प्री हालात बिल्कुल नॉर्मल है, पोस्ट हालात बिल्कुल खराब है। क्यों? सबसे पहले है ये 5 पॉइंट है बेसिकली, जो मैंने आपको स्लाइड देनी थी उसमें मैंने 5 बना दिए। तो इसमें सेक्टेरियनिज्म बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट। ईरान क्या है? सऊदी क्या है? स्किज़म है कि नहीं है? दूसरा पॉइंट है या इसको ये हेडिंग में, ये हेडिंग्स आपने देनी है, ये दी हुई है स्लाइड्स में, इनमें नहीं दी। सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर, हम बोर्ड को जितना नहीं देख सकते। ईरान जब से आया ना, बाकी दुनिया को एक खतरा है कि ये रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट ना करे। जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुई है, जब भी दुनिया में कहीं भी कोई रेवोल्यूशन हो तो बाकी कंट्रीज को क्या खतरा होता है कि ये रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट होके हमारे पास ना। जैसे अरब स्प्रिंग हुआ कहाँ, मैंने अभी बताया इंडोनेशिया में, एंड एक्सपोर्ट होके पूरा मिडिल ईस्ट करा। हम सबको खतरा ये रहता है ये एक्सपोर्ट ना हो। ईरानियन रेवोल्यूशन भी रेडिकल है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इमाम मेहदी के आने से पहले पहले विलायत फकीह का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि एक फकीह होगा जो कि हुकूमत संभालेगा, एंड फकीह जो है यानी एक क्लरिक। तो उन्होंने कहा जी एक थियोक्रेसी हम डाल देंगे। अब सऊदी अरब में तो बिन सऊद रहते हैं सारे, ना वो मौलवी हैं ना वो कोई वो हैं, वो तो एक फैमिली है, आले सऊद जिन्हें हम कहते हैं। एंड उन्होंने अपने टाइम के उलमा के एक नेक्सस के साथ पावर ले ली थी ड्यूरिंग द अरब रेवोल्यूशन ऑफ अर्ली 1920s 1910s के टाइम की बात है, जब उन्होंने इवन पैलेस्टाइन इशू को अंडरमाइन करके अपनी वो अरब एक वो ले ली थी। तो सऊदियों को सबसे बड़ा खतरा ये था कि ये रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट ना हो। क्यों? बिकॉज सऊदी के अंदर भी देयर इज अ शिया माइनॉरिटी। इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी देयर इज अ शिया माइनॉरिटी। एंड अगर ये हमारे अगेंस्ट होगा, एंड अगर एक मुल्क में माइनॉरिटी हो बट वो स्प्रेड आउट हो, बस मिसाल क्या दे सकते हैं इस चीज की? इंडिया में देर आर मोर मुस्लिम्स देन देर आर मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। देर आर मोर मुस्लिम्स इन इंडिया देन इन पाकिस्तान, बट उनकी न्यूज़ वैल्यू कम क्यों है? बिकॉज वो 15% है एंड वो स्प्रेड आउट है, उनकी कोई पॉकेट नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड हो एक जगह पे, वहां मसला है। एंड सऊदी अरब में जो शिया माइनॉरिटी है वो एक ही प्रोविंस में रहते हैं इकट्ठे, उनका जो ईस्टर्न प्रोविंस है, मैं मैप दिखाता हूँ, ठीक है। इसलिए उनको डर था कि रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट ना हो, ना हमारे पास ना वाइडर रीजन। fearful of Iranian influence on domestic politics. उनको था कि भाई ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट आएगा। और उन्होंने जो ही देखा कि 79 की रेवोल्यूशन हुई, 80 में एक जगह कातिफ उधर अपराइजिंग होती है, शिया उठते हैं और वो सेक्टेरियन वायलेंस होता है, बंदे मर जाते हैं। उनको उसी वक्त टेंशन लग गई कि भाई ये तो रेवोल्यूशन गलत, ये तो गलत चल कर रही है हमारी आवाम। चौथी चीज जो इससे लिंक्ड है, सऊदी अरब व्यूज इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। सऊदी अरब के चैलेंजर्स कौन है? गिने चुने हैं हिस्टोरिकली और सिविलाइजेशन के एतबार से। ईरान इट इज द बिग कंट्री, बिग हिस्टोरिकल रेलेवेंस, सिविलाइजेशन है। मैंने आपको बताया एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ टर्की लगता है। यूरोप, टर्की आधा यूरोप में, टर्की का जो कैपिटल है वो आधा यूरोप में, सो दैट मीन्स तकरीबन यूरोप तक आउटरीच है। और इस तरफ आप साउथ एशिया तक आउटरीच। इट्स अ बिग कंट्री, मॉन्यूमेंटल कंट्री। उनसे थ्रेट है। दूसरा थ्रेट उन्हें टर्की से, ऑब्वियसली द लीडर ऑफ द मॉडर्न इस्लामिक वर्ल्ड, या द फर्स्ट इस्लामिक लिबरल डेमोक्रेसी एज दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी। तीसरा उनको थ्रेट तो नहीं कहना चाहिए, एक होना चाहिए, हमें तो कहना चाहिए भाई पाकिस्तान से थ्रेट है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो पैसे इन्होंने हमारे खाने हैं तो इनसे क्या थ्रेट होगा। तो उन्हें कुछ लिमिटेड थ्रेट्स हैं। ये जो सैमुअल हंटिंगटन की किताब है ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में, उसको पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान को एज ए पोटेंशियल लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड देखा गया। तो मैं कोई अब्सर्ड बात नहीं कर रहा,
कोई भी एनालिस्ट कहेगा कि पाकिस्तान हैज द रॉ मटेरियल्स टू डू दिस, तो वो उनको ईरान से थ्रेट है। एंड पांचवा ये बेलिजरेंट डिप्लोमेसी, ईरान का भी कसूर है, बिकॉज जब से खोमेनी साहब आए, खोमेनी साहब जानबूझ को उनको तंग करते हैं। वो कहते हैं जानबूझ को किसी को उंगल कराते रहना है, वो जानबूझ को उनको तंग करते हैं। हज पे उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि जी हज ठीक एडमिनिस्टर नहीं करते। एक दफा एक ईरानियन बंदे के साथ बदमजगी हुई, सेक्सुअल हरासमेंट हुई मर्द के साथ सऊदी अरब एयरपोर्ट पे, उसको बहुत इंटरनेशनली पब्लिसाइज किया गया। ईरानियन बंदे हज पे जो मरते हैं उनको बहुत पब्लिसाइज किया जाता है। ईरान क्रिटिसिज्म ऑफ केसेस होस्टिंग ऑफ हज रिचुअल्स। तो ये 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इनके रिलेशंस में जब इन्होंने स्टार्ट किया तब में कंफ्लिक्ट हुई थी, तब ड्यूरिंग द हज कोई मतलब फिर ईरान से गए होते हैं, वही है, काफी दफा हुई है। ईरान 20 ईरानी मरे थे, वही है। यू आर राइट, वहां से भी कहते हैं। यू आर राइट। तो ये मैप मेरे से क्लियर नहीं है। मैप बेसिकली आपको दिखा रहा है कि सुन्नी पॉपुलेशन कैसे डिवाइडेड है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। सो इसके अंदर जितना डार्क है उतना ज्यादा सुन्नी है। ईरान देखें लाइट है, इराक भी लाइट है, यमन सऊदी अरब ऑब्वियसली डार्क है। इधर एक मुल्क है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दिस इज लाइट 79% शिया पॉपुलेशन, बट बहरीन जीसीसी का ऐसा है बिकॉज इनका जो लीडर है वो है। सिमिलरली शिया पॉपुलेशन होगी ईरान, फिर इराक, यमन, यहाँ अगेन बहरीन आ जाता है, छोटा सा जो ब्लू डॉट है, कुवैत भी, लेबनान भी देख लें, ठीक। ये आपको स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। शिया मेजॉरिटी प्रोविंस इन केएसए, ये देखते हैं, ये पूरा प्रोविंस क्या है, शिया मेजॉरिटी, इसलिए हमें टेंशन है। इधर पूरी माइनॉरिटी जो है वो कंसंट्रेटेड है एक प्रोविंस में, एंड ये प्रोविंस ईरान के करीब भी है, पर्शियन गल्फ के बिल्कुल साथ है, ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी भी है, कंटिग्यूटी कहते हैं उसको, वो भी है, सही है। तो ये उनकी टेंशन्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये समझ आएंगे। सो अब इसके बाद है थिएटर्स ऑफ ईरान सऊदी अरब राइवलरी। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इनकी राइवलरी है कहां का। जब आप ये समझ जाएंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा ना इम्प्लीकेशंस क्या है इस डील की, तो आप इनको भी हर एक थिएटर में एड्रेस करेंगे। मेरा पॉइंट समझ आए। जब आपको पता चल जाएगा कि मसले किन थिएटर्स में है तो उनके फायदे भी आप उन थिएटर्स में बयान कर सकते हैं। क्लियर यार, मर गए हो क्या हो गया, कुछ खाना पीना है तो जाके खाओ। तो थिएटर्स ऑफ ईरान सऊदी अरब राइवलरी, पहला क्या कुछ खाना। सर मैं ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट जब आपका लेक्चर होना ना तो आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा उसको देखते हैं। हाँ वैसे शर्म आनी चाहिए आपको, क्या आपने बिल्कुल करते हैं। मैं पूरा लेक्चर प्लानर लाया हुआ हूँ आपका अपने उसमें लैपटॉप में, बट वो आपकी किस्मत है आज, मतलब कि ऐसी कोई मनहूस क्लास है कि पहले दिन वो लैपटॉप बिल्कुल खराब हो गया। तो अब तो मेरा तो नुकसान हुआ है ऑब्वियसली क्लास में आगे, लेकिन उसमें मैं पूरा प्लानर दे दूंगा आपको। उसमें हमने लिखा हुआ है क्या क्या स्ट्रैटेजी है, किस किस तरह डायसेक्ट करेंगे, एंड आई विल टेल यू इन एडवांस, क्योंकि हमारे डेली लेक्चर्स नहीं है तो ना हम इसको एक ही सेशन जब होगा तो जरा घोटे वाला सेशन होगा, लेकिन इस तरह करके हम वीकेंड्स पे शायद जैसे डायसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। एंड मैं ऑनलाइन होऊंगा, आई विल नॉट बी फिजिकली अवेलेबल टू यू, तो फिर ऑनलाइन थोड़ा सा हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप फिजिकली जब इतना बोर कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो मार ही देंगे। सो सीरिया 7 थिएटर्स हैं, सऊदी अरब ईरान राइवलरी के जो मैंने आइडेंटिफाई किए, आपको कोई और नजर आता है फील फ्री टू ऐड। एक है सीरिया, एक है यमन। चले आप बताएं आपके ज़हन में क्या क्या आता है। सीरिया एक हो गया, और जो मैंने बता दिया वो उसी वक्त सीरिया, और इराक या ईरान। ईरान किसने बोला, इराक हो गया, सीरिया हो गया, यमन हो गया, और लेबनान किसने बोला, आपने। लेबनान हो गया, और पैलेस्टाइन। तो मैडम इतनी परेशानी, पैलेस्टाइन ठीक है 5 ऊंचा बोले, और पाकिस्तान 6, और कोई एक रह गया।
और अभी बताया बहरीन 79% शेयर, बहरीन एंड कतर दोनों गल्फ कंट्रीज, जीसीसी। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया सीरिया। सीरिया का मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा थोड़ा बताया मैंने आपको। स्कूल चिल्ड्रन से स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट थी बशार अल असद की, सुन्नी नहीं है, क्या है बशार अल असद, शिया भी नहीं है, एक सेक्ट है मुसलमानों का, अलविद्स कहते हैं उनको, अलवीज। ठीक है, सो वो अलवी है, लेकिन वो उसमें उसकी मिनोरिटी में होता है, तो कुछ लोग उसकी माइनॉरिटी में डालते हैं। शिया, कुछ शिया उन्हें कहते हैं कि ये इस्लाम में ही नहीं आते, जिस तरह काफी मुसलमान उन्हें कहते हैं इस्लाम में नहीं आते। जैसे आप इधर बरेलवी उठ के देवबंदी को कह देते हैं, देवबंदी कहते हैं नहीं बरेलवी काफिर है, इस तरह करके काफी अलविद्स के ऊपर भी कंटेंशन है, बट दे आर अ सेक्ट ऑफ देयर ओन, सो ही इज एन अलविद नॉट अ सुन्नी। सो ही, उसके जो वालिद साहब हैं वो बड़े साल से सीरिया में थे, एंड वालिद साहब ने फिर बच्चे को आगे किया, जैसे इधर भी होता है पाकिस्तान में कि अब आप हुकूमत करें, बच्चे ने आगे हुकूमत की, बट बच्चा थोड़ा वालिद और बच्चा जरा जालिम भी हैं, थोड़ा सा अप्रेसिव हैं, दोनों ही सख्त हैं थोड़े से जरा, तो उनकी बंदे उनसे तंग थे। तो अरब स्प्रिंग आया, लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए, जो लोग इनके खिलाफ खड़े हुए वो उन लोगों से लड़ने शुरू हो गए जो लोग इनके साथ खड़े थे, यानी गवर्नमेंट मिलिट्री, जो हुकूमत की अपनी मिलिट्री थी। तो एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, हु कंट्रोल्स व्हाट, अभी ये करंट जो सिचुएशन है, ये बैक एंड फोर्थ चलती रही। फिर इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स आ गए, यूएस से सऊदी अरब ने एक साइड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ईरान एंड रशिया ने बशर अल असद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहां से ओरिजिनल ईरान रशिया नेक्सस एक आपको बनना स्टार्ट हुआ, और अब वो इस नेक्सस इस टाइम पे पहुंच गए कि रशिया यूक्रेन में रशिया के वेपनरी के अलावा ईरान की भी वेपनरी यूज हो रही है। ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स, आपको ये सुन के हैरानी होगी, ईरान इज द ग्लोबल लीडर इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। Despite all the sanctions, Iran is a global leader in drone technology, UMV technology, unmanned vehicles इन्हें कहते हैं। So ईरान के जो कामिकाजी ड्रोन थे उन्होंने यूक्रेन में ठीक ठाक तबाही मचाई, ठीक ठाक। So इस पर ईरान has also participated in Russia-Ukraine war. So now who controls what? Red क्या है? Syrian government है। येलो क्या है? जो मैंने आपको बताया, कुर्द्स ने अपना एक ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर दिया है नॉर्थ ऑफ सीरिया में। ग्रीन क्या है? रेबल हेल्ड एरिया, जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ रेबल किया था। एंड ब्लू क्या है? टर्की ने तब देखा ना कि सीरिया की गवर्नमेंट वीक हो गया, तो टर्की ने थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ाने के लिए ना थोड़ी एक चवल मारी। टर्की ने कहा कि भाई मैं एक ऐसा डीमिलिटराइज जोन बनाना चाहता हूं अपने बॉर्डर में, जिसको उसने कहा बफर एरिया, कि जिसमें ना आप हो ना मैं हूं, आपका बॉर्डर, आप उस साइड पे बैठेंगे, हम इस साइड पे बैठेंगे, लेकिन इस एरिया में कोई ना। तकरीबन 165 किलोमीटर का वो स्पैन है इस तरह लेंथ में। तो उन्होंने कहा इसमें कोई ना ये बफर हो के वॉर हमारी तरफ ना आ सके। खुद वो अपने बॉर्डर पे बैठे, सीरिया के अंदर उन्होंने बफर बना दिया। ये ऐसी है कि हम अपने बॉर्डर पे बैठ के अफगानियों की तरफ बफर बना दें कि ये वाले एरिया में कोई बंदा ऑक्यूपाई ना करे, ये नो मैन जोन, इससे आगे उधर आपकी फोर्सेस हो सकते हैं। तो ये थोड़ा एरिया टर्की ने भी इधर घोप लिया है, एंड ये थोड़ा इजराइल तो हर जगह घोपता ही है। सो इजराइल ने उनकी गोलान हाइट्स ली है, ये सीरिया है। ये मैंने आपको मजीद उनका मैप देख दिया कि उनके रेफ्यूजीज किधर गए हैं। सीरियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड यू कैन सी दे हैव गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, लेबनान, ये सारी जगहों पे चले गए। 2022 में क्या है ये भी मैंने आपको डाल दिया। कुर्द्स का मैंने एक डिटूर देना था आपको, ये स्लाइड्स हैं, ये शो यू कि कुर्द्स रहते कहाँ पे हैं। मैंने आपको बताया 4 मुल्कों में, ईरान जो पूरा वेस्टर्न है, नॉर्थन इराक, सदर्न टर्की, नॉर्दर्न सीरिया, एंड इस जगह पे उन्होंने अपना एक ऑटोनोमस रीजन बना लिया है जिसका कोई नाम है रुजावा या पत्नी, इस तरह कोई उसका नाम है, आर से स्टार्ट होता है। ठीक है, रुजावा ही नाम, ईस्टर्न डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ नॉर्थन एंड ईस्टर्न सीरिया। ये उन्होंने कुर्द्स ने अपना एरिया बना रही है, सीरिया मजीद कट जाएगा। 20 साल बाद आप रुजावा को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कर ले तो वो क्या बन जाएगा,
सो ये पहला थिएटर सीरिया। पता है कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? असाद को ईरान, जो कुर्द्स हैं और जो रेबल बैक्ड एरियाज हैं उनको सऊदी अरब कर रहा है। सिमिलरली दूसरा थिएटर ऑफ वॉर है यमन। यमन के अंदर जो शिया हैं उनको हम कहते हैं हुती रेबल, हुतीज हैं। हुती ग्रुप है, एक एथनिक ग्रुप है, उनकी अपनी मिलिट्री फोर्सेस हैं, रेबल फोर्सेस। एंड सिमिलरली जो गवर्नमेंट थी वो थी सुन्नी बैक्ड, एक हादी गवर्नमेंट होती थी और उससे पहले भी एक मंसूर होता था। अब पता नहीं, शायद मंसूर अल हादी पूरा नाम था, मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो मलिशियस कहते हैं ना, हुतीज को मिलिशियाज कहते हैं। जो वो थी वो गवर्नमेंट थी प्रॉपर। हुतीज ने सुन्नी बैक्ड गवर्नमेंट के खिलाफ रेबल किया। आपको नींद आ रही है? लग रहा है परेशान हुए हो और पेट से भी लग रहा है सही भर के आए हो आज तो भी। तो नींद आ रही है तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देता हूँ, कहता हूँ कुछ जुगते शुगते मानो। तो जो यमन है उसके अंदर हुतीज वर्सेस द दूसरी पार्टी, क्या बता रहा हूँ, हादी लेड गवर्नमेंट, जिसको सऊदी सपोर्ट कर रहा है। सऊदीज ने 2014 में मोहम्मद बिन सलमान आया, वो इस मैंडेट पे आया था कि मैं आऊं और मैं आते ही दिखाऊं कि मैं प्यो हूं, कि मेरे से बड़ा प्यो इस रीजन में पैदा नहीं हुआ। एंड वो जब आया उसने आके एक वॉर स्टार्ट की यमन में, जिसके अंदर उसने कोalition फोर्सेस भेजी यमन में इन ऑर्डर टू डिफीट द हुती इंसर्जेंसी। उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, हम नहीं गए। यूएई की फोर्सेस गई, ओमान बहरीन की फोर्सेस गई, कुवैत की फोर्सेस गई, ओमान भी शायद नहीं गए, ये जीसीसी मेंबर कंट्रीज की गई। कतर ने अपोज किया इस वॉर को, इसलिए कतर से थोड़ी चपकलिश होना शुरू हो गई। एंड पाकिस्तान ने कहा जी हमारी पार्लियामान नहीं मानती, तो हम भी नहीं गए। सो उस वॉर आज तक चल रही है यमन के अंदर, वो प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट आज तक है। एंड इट इज रिजल्टेड इन द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑन द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द यूएन। यूएन एस्टिमेट 60% ऑफ द एस्टिमेटेड 4 लाख डेथ्स इन यमन सिंस 2015 इनडायरेक्ट है। क्या आपने, सऊदियों ने क्या किया, उनके पोर्ट्स बंद कर दिए, उधर फूड आना खत्म हो गया, मईशत खत्म कर दी, तो लोग भूख से मरे। इतने लोग गोलियों से नहीं मरे जितने लोग भूख से मरे। 60%, 74% यमनीज आर इन नीड ऑफ असिस्टेंस। ये मैंने जो लिंक डाला है नीचे, ये मैप्स एंड चार्ट्स हैं फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू अंडरस्टैंड द यमन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आप इधर से समझ लें, स्लाइड आपको मिल जाएंगे। यमन लेटेस्ट ये सना वाली साइड पे हुतीज हैं ब्लू में, और बाकी वो कोलिशन एलायंस। तीसरा थिएटर क्या है? फलस्तीन में ईरान किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमास को। हमास किधर है? वेस्ट बैंक में उनकी अपनी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो हुकूमत में। सऊदी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये कोई बंदा पढ़ेगा? एनी वॉलंटियर? पढ़े। Although Kingdom of Saudi Arabia has posted itself as an ally and sympathizer, it has maintained a distance from Palestine conflict over the years. Causes include close relations with West Arafat's support of Iraqi invasion of Kuwait and Kingdom of Saudi Arabia distrust of Iran. Okay. So Kingdom of Saudi Arabia the distrust of Iran, it has actually undermined the Palestine because Iran का एक बड़ा major boy उधर बैठा है stakeholder. कौन है वो? हमास. So Saudi Arab does not want to support any Iranian stakeholder कि वो इस जगह पे अपनी power रखे, because they feel Israel is a safer bet to us than a pro-Iran government in Palestine. तो ये एक फैक्ट है कि पैलेस्टाइन इशू अंडरमाइन हुआ। एक रीजन ये है, दूसरा उनके क्लोज रिलेशन विद द वेस्ट है, तीसरा जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था तो इनका जो लीडर था यासर अराफात, उसने उसको सपोर्ट दिए थे, सपोर्ट किया था मॉरल, वैसे उस तरह का ही कर सकता था मॉरल सपोर्ट। वो किंगडम ऑफ सऊदी अरब उससे भी पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से दूर होगी, PLO से दूर होगी, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। इसलिए जो सऊदी अरब का स्टेक है इसके अंदर वो एक्चुअली क्या है? नो स्टेक। रेडियो साइलेंस उनका स्टेक है, जितना चुप रहेंगे उतना बेहतर है। ईरान कहता है चुप नहीं रहना, फलस्तीन को लिबरेट करना है।
और लिबरेट थ्रू आइडियोलॉजी या थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसी बैठ के नहीं करना, लिबरेट करना है किसके थ्रू, रॉकेट लॉन्च करने हैं सीधा सीधा यहूदियों के अंदर, ये काम करना है। एंड यहूदी फिर क्या करते हैं, जूस क्या करते हैं, उन्होंने एक आयरन डोम बनाया है, बड़ी एक्सपेंसिव डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिससे वो खुद बच जाते हैं। रॉकेट उधर से आता है, वो उस रॉकेट को एज ए प्रीटेक्स्ट यूज करते हैं एंड जाके कोई 10-15 फलस्तीनी उधर ठोक दिए, 10-15 उधर मार दिए, शहीद कर दिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। सो ईरान, नेतन्याहू हैज टर्म्ड ईरान एज द बिगेस्ट थ्रेट टू इजराइल सर्वाइवल। तो ये भी तीसरा थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। चौथा लेबनान है। कोई बंदा स्लाइड पढ़े, एनी अदर वॉलंटियर? आप भी पढ़ चुके हैं, सर भी पढ़ चुके हैं। मैं बता के तरह निकाल दिया आपने, मैंने बता के चलो। Reflected in political struggle in Lebanon, Iran backs Hezbollah and the Hamas movement in Lebanon. Famous Shia personalities have come from Lebanon, like the Kingdom of Saudi Arabia backed Sunni candidates like Saadi Harari. In 2017, Harari resigned from his post as president in protest against Iran's interference in Lebanon through his बॉय उम्रा करने आया, बॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा ईरान की मुदाखलत की वजह से मैं रिजाइन करता हूँ, इंटरनेशनल प्रेस को बुलाकर। बॉय ने बड़ी गेम करने की कोशिश की। मूसा अल सदर एक था इनका बड़ा, इसकी भी आप कहीं डॉक्यूमेंट्री देखें, जाके इसको कदाफी ने बुलाया, ये तबलीग करता था एरिया की बड़ी पर्सनैलिटीज को, तो कदाफी ने बुलाया इसको एंड फिर वापस नहीं आया। वही आज तक बंदे को पता ही नहीं है कि ये जिंदा है, मर गया है, क्या हुआ है। पीपल से कि मर गया बट कदाफी किल्ड हिम। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री है, इफ यू वांट टू सी तो आपको इंटरेस्टिंग। नहीं मूसा अल सदर, ये मैंने सिर्फ उसके लिए डाला आपको इंटरेस्ट करने के लिए। सो लेबनान में आप दो इनकी अपोजिंग वो हैं, ये देखें। मैंने पहली लाइन क्या थी, divided along religious and sectarian beliefs, very divided country. Look at this. जो ग्रीक है, ये जो ग्रीन है ना, ये इनकी पार्लियामेंट्री डिवीजन है। वो शियाज हैं, ब्लू सुन्नीज, येलो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, लाइट ब्लू ग्रीक कैथोलिक क्रिश्चियंस, फिर डार्क येलो अदर माइनॉरिटीज। ये द्रूजिक पीपल हैं, द्रूज भी हैं कुछ लोग, जो आपको पता चल जाएगा इस्लाम का एक सेक्ट है जिसको हम इस्लाम में नहीं मानते, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। ब्लू इवेंजेलिकल, वेरी डाइवर्स कंट्री। इनका एक फॉर्मूला है कि अगर जी क्रिश्चियन प्रेसिडेंट होगा तो प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होगा, और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा वो शिया मुस्लिम होगा। इस तरह के इनके फॉर्मूला है कॉन्स्टिट्यूशन है। इतनी डिवाइडेड कंट्री है। सो ये लेबनान के अंदर भी ये शियाज को सपोर्ट करते हैं, वो सुन्नीज को एंड क्रिश्चियंस को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट ना। पांचवा थिएटर है इराक। Iraq is a majority Shia country or a majority Sunni country? What do you believe? It is a majority Shia country, so much so that so much so 68% कहते हैं Shia, 68 to 70, 28 to 32 Sunni population का होती है। ठीक है, हाँ ये तकरीबन। And Sunnis are split ethnically, Arabs, Kurds, Turkmen। ईरान का इराक में बहुत सख्त इन्फ्लुएंस। आपने एक बंदे का नाम सुना, जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी। किसने मर्डर किया था? ट्रंप ने ऑर्डर किया। कहाँ मर्डर हुआ? इराक। एंड ईरान ने फिर कहा हम बदला लेंगे। उन्होंने कहाँ बदला लिया? नहीं, आप लोगों ने बदला नहीं देखा था मैं क्या लिया था? उन्होंने एक बेस उड़ा दी थी पूरी अमेरिका की, जो अमेरिका ने पहले खाली कर दी, फिर ईरान ने उधर मिसाइल मार के अपना बदला ले लिया। कहाँ थी वो? इराक इज अ प्लेग्राउंड ऑफ ईरान्स प्रॉक्सी पॉलिटिक्स। बहुत जो सबसे इंटेंस प्लेग्राउंड है। एंड इराक के साथ सऊदी अरब के कभी अच्छे ताल्लुकात रहे नहीं। पहले थे, फिर खराब हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ वन सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की डिजाइन की वजह से सऊदी अरब डर रहा था। इराक सऊदी अरब का नॉर्थ का नेबर है। एंड सद्दाम हुसैन इतना वो एक्सपेंशनिस्ट था, उसने कुवैत को इन्वेड किया। सऊदियों के बिल्कुल पैक हो गई। सऊदियों ने कहा ये तो जी अब अगले हम हैं। सो ये जो है इराक के साथ सऊदी अरब के रिलेशन स्ट्रेंड थे।
Saudi-Iraq relations turned south with Saddam's invasion of Kuwait in 1991. ये इराक की डिविजन है, मैंने आपके लिए मैप डाल दिया. ये कोई बंदा पढ़े, एनी वॉलंटियर? चलिए आप ही पढ़ना. चलो Iraq, the Saudis have been very reluctant to accept the ऊंचा पढ़े. government in Iraq. The main border crossing at Iraq was finally opened last month after 30 years closer dating to the Iraqi million of Kuwait. The Saudis recent round of engagement dates to 2015 when they belatedly sent an ambassador to Baghdad after cutting off relations 25 years later. The Saudi Foreign Minister visited the Iraqi capital in 2017, the first by a senior official. Since then, Saudi ambassador to the US Prince Bandar went in early 1990. The Saudi opened a consulate in Basra in 2009. So 1990 से इनके रिलेशंस फ्रोजन थे. फर्स्ट सीनियर ऑफिशियल ने 2017 में जाके विजिट किया. 25 साल बाद इन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा बगदाद. तो मैं कह रहा हूँ कि इराक में ईरान के पास ओपन फील्ड थे टू प्ले, एंड उन्होंने उस ओपन फील्ड को बड़ा अच्छे एडवांटेज में यूज किया. क्योंकि जो मैंने आपको पहला प्रॉक्सी का मैप दिखाया था, यू विल सी 4-5 प्रॉक्सीज हैं इराक में. एंड इफ इट वाज नॉट फॉर ईरान, जो आपकी आईसिस है ना, इस्लामिक स्टेट, इट वुड नेवर हैव बीन डिफीटेड इन इराक, बिकॉज ईरानी मिलिशियाज ने उन्हें असल में डिफीट किया. आप अगर जाके देखें ना, तो बड़ी अच्छी इस पे भी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिलेंगी. ईरान यूज दिस. चले मैडम आपने पढ़ लिया, सर पढ़े. Leaders of Iran, yes, Iraq. Iran used this Seeded up space to project influence through Iraqi political corridor. Evidence: General Qasim Soleimani was assassinated by the US on Iraqi soil. Iran retaliated against US troops stationed on Iraqi soil. Iraq has also played a mediatory role in Iran KSA rivalry. In 2021, Iraq hosted the first round of talks for resumption of ties between Iran and KSA. 4 राउंड्स हुए हैं इराक में. तो इराक का पहले बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में स्ट्रगल थी. सऊदी अरब ने इराक को इग्नोर किया, ईरान ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दी. सऊदी 2017 में वापस आए, 2021 में, क्योंकि फिर यूएसए था ना इराक में. यूएस हैज बीन इन इराक सिंस 2006. सऊदी वापस आए, एंड 2021 में इराक became a mediator between Iran and Saudi Arabia. जब आपको याद होगा, आपके अजीम लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इमरान खान ने भी ऑफर की थी कि पाकिस्तान मीडिएट कराता है दोनों को. तब वो एक्चुअली चल रहा था एंड इराक में चल रहा था. 4 राउंड इराक में हुए एंड देन सब्सिक्वेंटली चाइना में हुए. मैं अगर आपके किसी लीडर को कुछ कहूं एंड आपका दिल करे कि आप मुझे मारे, तो काइंडली आपने इज्तनाब करना है, क्योंकि आजकल आई नो के आप लोगों के बड़े जज्बात हर्ट हुए हैं. सो हमने जरा ध्यान करना है. सो आगे आ गया पाकिस्तान, छठा थिएटर ऑफ वॉर. कौन पढ़ेगा? आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, कोई और पढ़े? एनी वॉलंटियर? Shias of Pakistan are the world's second largest Shia community after that of Iran, but comprise only 10 or 15%. Did you know this? The world's second largest Shia community is in Pakistan. लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के सिर्फ 15% है. जैसे इंडिया में मुस्लिम्स हैं, यहाँ शिया हैं. Shia population Estimated between 20 to 40 million, according to UK government report. Pakistan Shia Muslims lie categorized. New research report puts Pak Shia population as making 15% of total Shia Muslim population in the world. 15% of total Shia Muslim population in the world. पूरी दुनिया के जितने शिया हैं उनके अंदर 15% किधर रहते हैं? पाकिस्तान. Importance, however, ties between Iran and Pak will never be very close due to KSA. Strategic and financial importance are Pakistan. क्या समझा? ईरान को इस इम्पोर्टेंस का पता है, बट पाक ईरान आज तक एक दूसरे के साथ क्यों नहीं करीब आ सके? हम एक क्यों नहीं हो सके? बिकॉज एक इस लव ट्रायंगल में एक तीसरा है, सऊदी अरब, एंड वो हमें देता है पैसे, जेब खर्चे, तो हम तो फिर नहीं आ सकते साथ. आगे Pak supported KSA against Houthi rebels
supports KSA's stance due to further regulation. पाक सपोर्ट्स केस अगेंस्ट हुती रेबल्स इन यमन एंड हम कहते हैं कि भाई हम हरमैन शरीफैन के प्रोटेक्टर्स हैं। हम उन्हें कहते हैं कि हम यमन में आपके साथ नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मिसाइल वहां से आया हरमैन शरीफैन पे तो हमारे इधर से SST कमांडोज आएंगे। और एक दफा हुआ भी है, आर यू अवेयर कि एक दफा हमारे गए थे। आगे एग्जाम्पल ऑफ ईरान एक्टिविटी इन पाकिस्तान, Arabian ब्रिगेड आपने बताई थी। एंड एग्जाम्पल ऑफ KSA इन्फ्लुएंस, ये सीरिया में जाकर लड़ती है Arabian ब्रिगेड। क्लोज बायलैटरल रिलेशंस, वीटो ऑन पाक पार्टिसिपेशन इन कुआलालंपुर समिट, ये याद है किसी को? कुआलालंपुर समिट याद है? तो देयर वाज अ समिट जिसके अंदर जिसको 3 लीडर्स ने बेसिकली पंप किया, पाकिस्तान ने, टर्की ने एंड मलेशिया ने। मलेशिया में महातिर मोहम्मद थे, वहां अर्दोगान थे, यहाँ इमरान खान थे। इन्होंने कहा हम एक मॉडर्न मुस्लिम ब्लॉक तो नहीं, इन्होंने कहा, इन बेचारों ने कहा कि हम इस्लामिक इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, इस्लामोफोबिया, एक ग्लोबल मीडिया चैनल बनाएंगे जो सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज की नीड्स को केटर करे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड वो समिट हुआ एंड इन 3 ने जाके लोगों को रिसीव करना था। एंड जब हमारा प्लेन उड़ने लगा तो हमें आई कॉल, उन्होंने कहा कि आप जाएंगे तो फिर वापस भी इधर ही आएंगे और फिर हमारा प्लेन उड़ाएंगे। सो जो समिट हमने खुद अरेंज कराया, उस समिट के अंदर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि बड़े भाईजान की तरफ से उड़ता हुआ छतर आया, तो हम नहीं गए। फंडिंग फॉर वहाबी अहले हदीस मदरसा कहीं भी निकल जाए, पेरिफेरीज में जाएं, ऐसी बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग्स बनी मिलेंगी आपको। आप लोग तो चले लाहौरी हैं ना, लाहौरियों का सबसे बड़ा फायदा भी यही है और नुकसान भी यही है कि उन्हें इर्द गिर्द पाकिस्तान का कख नहीं, because you live in a different reality. आप सही कह रहे हैं, you live in a different reality as compared to the rest of peripheral Pakistan. वहां जाए, तेरे बड़े बड़े मदरसे हैं, ऐसी बिल्डिंग हैं जो आपको लगता है यहाँ कहाँ बन गए हैं रेगिस्तान के अंदर। वो बेसिकली बाहर से पैसा होता है, फ्री में बच्चा पढ़ाओ, ले ले अपना बच्चा, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, दुआ में दे दो, एंड वो फिर बच्चे जाते हैं, वो जाके अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, कभी इसको फाड़ दिया, कभी इसको फाड़ दिया, कभी अपने मुल्क में फाड़ दिया, कभी 7 साल मुल्क में फाड़ दिया। So ये this is what is going on. इसके पीछे भी there's a big hand. यार मुझे आप पता नहीं नौकरी से पहले फारिग ही ना करा दें, मुझे डर ही है। गल्फ कंट्रीज बहरीन एंड कतर, मैंने आपको बताया बहरीन की मिसाल दी, 79% शिया मुस्लिम्स। बहरीन के अंदर एक अपराइजिंग थी 2011 में, अरब स्प्रिंग के बाद बहरीन के शिया मुस्लिम्स को भी लगा कि हम भी प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट करते हैं और चलते हैं गली में, एंजॉय करेंगे, रात को जलेबियां खाएंगे, पकौड़े शकोड़े होंगे, कोई नारे शारे लगाएंगे, म्यूजिक श्यूजिक भी चलता है। एंड वो जब करने गए तो एक गल्फ GCC ने एक फोर्स भेजी, उन्होंने कहा क्या और चलो अंदर कमरे में बैठ के जलेबियां खाते हैं, एंड उन्होंने वो अपराइजिंग को कोयल कर दिया। सो बहरीन के अंदर भी अरब स्प्रिंग की अपराइजिंग हुई थी, एंड किसने सप्रेस की थी? सऊदी अरब ने। शिया मुस्लिम्स अपराइज्ड एंड किसने सप्रेस की? सुन्नी सऊदी अरब। ठीक है, सो दिस इज आल्सो अ थिएटर। सिमिलरली जो सबसे बड़ी US की नेवल बेस है पूरी दुनिया में, वो किधर है? बहरीन। सो बहरीन स्ट्रेटेजिकली इतना सा बहरीन और बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज पर्शियन गल्फ में वो देख रहे हैं ना, पर्शियन गल्फ ईरान और सऊदी अरब के साथ के दरमियान में, इससे दुनिया के 30% ऑयल रिजर्व्स गुजरते हैं इस जगह से। ये जो स्ट्रेट आ रही है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट क्या है? वो जो छोटे सा नैरो चैनल है, उस चैनल को कंट्रोल करने के लिए US नेवल प्रेजेंस है, मेरे ख्याल से 5th फ्लीट कहते हैं उसको, या पता नहीं कौन सी फ्लीट है, वो भी बहरीन में बैठी है। सो बहरीन स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू गेट इट? ये US नेवल बेस इन बहरीन आपके लिए डाल दिया मैंने, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, US 5th फ्लीट। ये ऑयल का भी तो इसका हाँ मैंने बताया ना, 28 to 30% ऑफ द इंटायर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स ऑफ द दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट LNG या गैस सप्लायर कौन है? ईरान। ईरान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये डेवलपमेंट्स पोस्ट 2010 आपके लिए डाली गई है, वही अरब स्प्रिंग है, फिर सैंक्शंस हैं, जद्दा एयरपोर्ट इंसिडेंट, वही मैंने आपको बताया, एक बंदे के साथ एयरपोर्ट पे ईरानी बंदे के साथ जाती की गई, यमन कॉन्फ्लिक्ट, हज स्टैम्प,
आज कराना आता है होने में होने कितना टाइम है केड़ा सही टाइम है हर साल स्टैम्पीड में बंदे क्यों मारे 2016 में फिर ईस्टर्न प्रोविंस में एक अपराइजिंग हुई और एक इनका क्लरिक था निमर अल निमर, उसको अरेस्ट कर दिया गया एंड सऊदियों ने ना सिर्फ उसको अरेस्ट किया, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। जब उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया तो ईरानियों ने क्या किया, वो तेहरान में जो सऊदी एम्बेसी थी उसको जाके उन्होंने आग लगा दी। उन्होंने कहा हम सिर्फ आपके पुतलों को नहीं लगाएंगे, हम पूरी एम्बेसी को जला दें। उन्होंने एम्बेसी जलाई, क्यों JCPOA हो गई। Saudi Arab and Israel were not in support of JCPOA because they felt it was a weak deal. ओबामा ने की, ट्रंप आया, ट्रंप ने कहा ये तो है ही कोई नहीं, ये तो कोई डील कोई चीज है ही नहीं, और उन्होंने उससे विड्रॉ कर दिया। जब उन्होंने उस डील से विड्रॉ कर दिया तो हमारे पास सैंक्शन दोबारा लगी और ईरान दोबारा न्यूक्लियर पावर बनना शुरू हुआ एंड 2023 में ये हो गया। चाइनीज ब्रोकरी अरेंजमेंट मैंने आपको बताया, foreign ministers of both countries prepared meet to prepare for exchange of ambassadors। दोनों कंट्रीज ने कहा कि हम एक दूसरे की इंटरनल अफेयर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, स्टेट सॉवरेनिटी को, एंड उन्होंने एक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का एग्रीमेंट जो 2001 में साइन किया था उससे रीइंस्टेट कर दिया। ये 3 चीजें हुई हैं, दोनों मैंने आपके लिए डाल दी हैं, इनको क्लिक करेंगे, आपको कोई गूगल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा, उससे आप पढ़ लेंगे तो आपको मजीद इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल जाएगा। ये चीज जो है इम्प्लीकेशंस और न्यू विस्टास फॉर पाक फॉरेन पॉलिसी, ये हम पढ़ेंगे जब मैं लेक्चर नंबर 9 पे जाऊंगा पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है। वहां मैं आपको बीच में डॉवटेल कराऊंगा। ये पढ़ाने का मकसद क्या था आज, टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ व्हाट इट्स गोइंग टू बी लाइक एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन दिस कोर्स। आप में से 1-2 बंदे ने ये ठीक महसूस किया कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज का बैकग्राउंड नॉलेज इधर देते हुए टाइम भी लगेगा, एंड आपको पहले से पता हो आप ज्यादा क्लास में एंगेज करेंगे, मैं भी खुश होकर पढ़ाऊंगा, आप भी खुश होकर पढ़ाएंगे। तो आगे वाले मैं आपको लेक्चर प्लान भी दे दूंगा, सही है? ओके, आज के लिए बस करें। बड़ी जल्दी जी निकला आप, इतने आप एक्साइटेड हैं। एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क? सर ये स्लाइड्स चाहिए काइंडली। तो आपको एडमिन के जो आपस के मसाइल हैं वो आए, मैं बड़ा ठंडा बनता हूँ, मैं बस पढ़ाता हूँ और मैं उनको देके चला जाता हूँ, सही है? सही, ठीक है। नहीं मैं समझ गया, सही है। कोई भी माइक ना खोले सर को, आपकी आवाज नहीं जा रही। क्या बात है, बस का ना लगाए मक्खन का। और कौन, और किसी का कोई सवाल है जनरल तो मेरे से पूछ सकता हूँ। मैप से हम पढ़ेंगे। देखिए अगर करंट अफेयर्स में आप मैप से ना पढ़े तो फायदा कोई नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। मेरा मकसद आपको एग्जाम में 40-50 नंबर दिलाना नहीं है, वो आपको जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आप खुद ले लेंगे। अगर इधर से आपका क्रिटिकल एनालिसिस बन गया ना तो बस गेम सेट, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लो प्लीज, तीसरी दफा मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ आ गया या बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा? चले इंशाल्लाह फिर अब आपसे मुलाकात होगी ऑनलाइन, मोस्ट लाइकली फिजिकली मुलाकात नहीं होगी। आई विश यू द वेरी बेस्ट, घर वालों को जाके सलाम दें। सर माइक ऑफ किए थे हमारा, ये सर से कह रहे हैं स्लाइड शेयर करें काइंडली। मजीद सर को कह दो।